कि pH is a mode for representing H plus ion concentration. ये है, एंड या ये भी लिख सकते हो pH is negative log of H plus ion concentration. दोनों का मतलब एक ही है, यानी pH क्या है, माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कंसंट्रेशन. तो यहाँ पर ये चीज़ 10 के बेस में हो जाएगी और H प्लस आयन कंसंट्रेशन. और ये डेफिनीशन टीचर्स में ज़्यादा फेवरेट है, ऊपर वाली. तो ऊपर वाली लिख देना, बात बन जाएगी. अब देखिए नाउ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. सो क्या, जैसे कि मेटल्स और नॉन मेटल में पहला टॉपिक है ना, उसको बता देना, ये टॉपिक है, उसका उसको पढ़ा देना. मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, जो चीज़ बताने की होगी सब बताएंगे. तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती है. सो मेटल्स देखें क्या होती है. मेटल्स, तो मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है, क्या इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन देने की होती है. सो जैसे मान लीजिए जो मेटल हैं उनमें जो फिक्स्ड पॉइंट है उनमें क्या होगा, Na रहना चाहिए, लेकिन Na की टेंडेंसी तो एक इलेक्ट्रॉन देने की होती है ना. बोलो, सोडियम क्या अपना एक इलेक्ट्रॉन दे के ऑप्टेट पूरा करता है. आप देखिए Na में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसका कन्फिग्रेशन क्या होता है, क्या 281. अगर कोई इससे एक इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा, अगर क्लोरीन नहीं है, तो इसे ये किसे देगा एक इलेक्ट्रॉन, तब तो नहीं दे पाएगा. तो ऐसे केस में वो अपने ही खुद तो लैटिस पे बैठा है, खुद तो फिक्स्ड पॉइंट पे. जैसे हमारे घर में ईंटें लगी हुई हैं, तो ईंट का जो मिड पॉइंट है, सेंटर, वो उसका लैटिस पॉइंट कहलाता है. ऐसे ही कोई सॉलिड बनता है तो उसमें भी लैटिस पॉइंट्स है जिन पर ये बैठा हुआ है. दैट इज़ द अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स. तो उसके सेंटर पर ये बैठा हुआ है, और इसने अपने इलेक्ट्रॉन ऐसे ही खुले ही छोड़ दिए हैं. बोला हमें तो नहीं चाहिए, ऐसे तुम लोग घूमो, जाके कहीं भी घूमो, हम तो नहीं लेंगे. तो इन सब ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया है. अच्छा, अब मान लीजिए ये जो मॉडल है इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं, इलेक्ट्रॉन इसमें फ्रीली घूम रहे हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं. क्या इन्हीं की वजह से कंडक्शन पॉसिबल है, अगर यहाँ प्लस माइनस लगा दिया जाए तो, पोटेंशियल डिफरेंस. तो इस मॉडल को क्या कहते हैं बताओ, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल. और अगर मैं यहाँ पर प्लस चार्ज लगा दूँ, एक ऐसी प्लेट लगा दूँ जो प्लस हो, मेटल प्लेट, और एक ऐसी प्लेट लगा दूँ जो माइनस हो, तो क्या ऐसा करने पर सोडियम आयन अपनी जगह से मूव करेंगे कि नहीं करेंगे, बताओ. पिघल जाएगा क्या पूरा मेटल, नहीं करेंगे. वो तो फिक्स्ड पॉइंट में. कॉपर वायर है, क्या पूरा मेल्ट होके बहने लगता है क्या जब उसको बैटरी पे लगाते हो, तो नहीं बहता है. लेकिन उसके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो किधर जाएंगे, क्या वो पॉजिटिव टर्मिनल की ओर जाएंगे और इलेक्ट्रिसिटी कंस्टिट्यूट करेंगे. इस तरीके से होता है. तो ये हम देख सकते हैं, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. ऐसे ही अगर ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, मैं यहाँ पर ऑसिलेशन कराऊँ, अगर ज़्यादा वाइब्रेशन है उसको कहते हैं हीट. अगर आप किसी चीज़ को छू रहे हो, गर्म लग रहा है, इसका मतलब क्या समझते हो, कि या उस चीज़ में ऑसिलेशंस बहुत तेज हो रहे हैं, और उसकी वजह से जब आपने टच किया उसको, तो आपके फिंगर्स में सेंसेशन पैदा हुआ, और माइंड ने उसे डिटेक्ट किया कि ये इट इज़ हॉट. बोलो. और अगर कोई चीज़ कूल है तो उसमें ऑसिलेशन धीरे धीरे होंगे.
तो इस तरीके से जो हॉट ऑब्जेक्ट है उसमें एनर्जी ज़्यादा होती है। तो यही मेटल जब मैं इसमें इधर से हीट दूंगा तो क्या इसकी वजह से जो इसके इलेक्ट्रॉन्स हैं उनमें ऑसिलेशन सेटअप हो जाएगा, और इसके टक्कर होने से क्या दूसरे इलेक्ट्रॉन में ऑसिलेशन शिफ्ट हो जाएगा। जैसे बहुत सारी बॉल हो और एक तरफ से हिलाना शुरू कर दो, तो जब इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करो तो क्या सारे इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट होने लगेंगे उस चीज़ के, क्योंकि टक्कर भी वो ऑसिलेट करेंगे, फिर दूसरे को हिट करेंगे, वो जाएंगे हिट करेंगे तो दूसरे को अपनी एनर्जी दे देंगे। जैसे स्नूकर की एक बॉल हिट की जाती है तो क्या वो जाके दूसरे को हिट कर देती है, क्यू बॉल जो है वो टारगेट बॉल क्यू बॉल को हिट करती है, क्यू बॉल तीसरी को क्यू बॉल को हिट करती है, ऐसे सब चलता रहता है। तो चूंकि इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूवेबल हैं, तो अगर मैं इस जगह पे इसे गर्म करूं, इसे इस जगह पे हीट करूं, तो इसकी वजह से यहाँ पे हीट पहुंच जाएगी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन इससे हीट लेंगे फिर दूसरे से टकराएंगे, एंड देयर आर सक्सेसिव कोलिजन्स, एक दो नहीं, लगातार उनमें कोलिजन होंगे। और उन टक्करों की वजह से अब कोई यहाँ पर अपना हाथ रखेगा तो क्या उसको बहुत हॉट लगेगा, कैन फील इट। लकड़ी में ऐसा नहीं लगेगा, लेकिन मेटल में अगर आपने चम्मच छू लिया, आग पे रखो तो दूसरा सिरा गर्म हो जाएगा, या रॉड है तो भी गर्म हो जाएगा, इस तरीके से हो जाता है। ठीक है, सो इन दिस वे ऑसिलेशन रीचेस। तो मेटल क्या है, मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये तो हमें पता चल गया। सर हाँ, मेटल सर सारे मेटल अच्छे होते हैं कंडक्टर? सारी ज़्यादातर, लेड एक एक्सेप्शन है लेड का, और नहीं तो सब ऐसे होते हैं। लेड को 5वें स्थान पर जगह दी गई है। जो हमारी रेजिस्टिविटी है उसमें हम देख लेते हैं कि 5वें नंबर पे। अदरवाइज कुछ बहुत अच्छे हैं, लेड है जो थोड़ा सा कम है, बाकी करता तो वो भी है, ऐसा नहीं कि नहीं करता। मेटल उसी बेसिस पे ये नाम दिया गया है। तो कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो 3 तरीके का होता है। जो भी हमारे सब्सटेंस हैं, तो सब्सटेंस 2 तरीके के होते हैं। सब्सटेंस 2 तरीके कौन कौन से होते हैं, एक प्योर हो गया और दूसरा क्या हो गया, मिक्सचर। अच्छा, प्योर सब्सटेंस में भी हमने देख लिया था कि कुछ क्या होते हैं, क्या एलिमेंट होते हैं और कुछ कंपाउंड होते हैं। और एलिमेंट में क्या होता है, एलिमेंट के अंतर्गत ये 3 आते हैं। कौन कौन से आते हैं, मेटल और नॉन मेटल, और तीसरा क्या होगा, मेटल ऑयल। हाँ, तो नॉन मेटल। तो जो टोटल 118 एलिमेंट्स हैं उनमें से 91 मेटल हैं, बाकी 7 मेटलॉइड्स हैं, बाकी जो 17 बचते हैं वो नॉन मेटल हैं। तो मेटल्स ही मोस्टली हैं हमारे जितने भी नेचर में पाए जाने वाले, फ्री स्टेट में है या एलिमेंटल स्टेट में, उनमें सबसे ज़्यादा कौन है, मेटल है। अब जरा देखो, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इस चीज़ को कैसे साबित करोगे कि अगर मान लीजिए कि आपने यहाँ पर एक रॉड ले लिए और उसको टेस्ट ट्यूब होल्डर में सिक्योर कर दिया, और सिक्योर करने के बाद यहाँ पर आपने इसको क्लिप से लगा दिया, क्लिप से लगाने के बाद यहाँ पर ऐसे कर दिया, तो आप ये देखेंगे, और इसमें थोड़ा थोड़ा वैक्स लगा दो, मोम, और मोम में पेपर पिन लगा दीजिए, पेपर पिन। तो पेपर पिन जब आप लगा दोगे और इस एंड पे हीट करना शुरू करो, इसको जो है यहाँ पर एक यहाँ से फ्लेम देना शुरू करो। जब हीट करोगे तो क्या एक एक करके पेपर पिन यहाँ गिरती चली जाएगी, जैसे ये गिर रही है, एक गिरेगी फिर दूसरी गिरेगी फिर तीसरी गिरेगी, सारी गिर जाएंगी कि नहीं। अब मतलब पेपर पिन नहीं होती है जब पेपर में किनारे यहाँ पे लगाई जाती है पेपर पिन, तो ऐसे पेपर पिन लगा दो। तो ये जो पेपर पिन है, क्या जैसे जैसे ये वैक्स हीट होगा और ये पेपर पिन है, तो पेपर पिन गिरने नहीं लगेगी। इससे क्या सिद्ध होता है, दैट इज मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। तभी तो ये सब यहाँ से यहाँ तक गर्मी पहुँचती चली गई कि नहीं, बोलो। सो इस तरीके से ये हम प्रूव कर सकते हैं कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। और इसी तरीके से अगर मान लीजिए मैंने ये 2 ऐसे क्लिप ले ली, और 2 क्लिप लेने के बाद इनके बीच में एक मेटल सिक्योर कर दिया है, और मेटल सिक्योर करने के बाद इसी में
एक यहाँ पर हमारे पास स्क्रू था और इसमें भी एक स्क्रू था, तो इस स्क्रू में हमने वायर बांध दिया है और ये पेपर क्लिप है, इसके बीच में अच्छी तरीके से एक मेटल की रॉड हमने लगा दी है और ये कॉपर वायर है। तो अगर ऐसा कर दिया है तो हम यहाँ पर एक ये ले लें और एक एमीटर ले लें। एमीटर में अगर डिफ्लेक्शन आ जाएगा तो उससे क्या पता चलता है कि करंट फ्लो कर रही है, नहीं तो बल्ब लगा दो। अगर आप एमीटर से संतुष्ट नहीं हो, नहीं एमीटर बहुत महंगा आता है, बल्ब तो 10 ही रुपये का, ये 150 रुपये का है, हम ये कहाँ से लाएंगे, तो एक एलईडी बल्ब ले लो, 5 रुपये का बाजार मिलता है। तो मेटल अगर होगा तो किसी 1.5 वोल्ट की बाजार की जो घड़ी का सेल है वो सेल भी अगर लगा दोगे तो एलईडी बल्ब खूब जगमग जगमग करेगा। कॉपर वायर भी तो एक मेटल ही है। खुद मेटल है, लेकिन यहाँ बीच में लकड़ी लगाओगे तो लकड़ी लगाने पर क्या होगा कि जैसे फिर ये बल्ब नहीं जलेगा। और कॉपर वायर सीधा लगाओगे तो भी अच्छा नहीं है, क्योंकि V = IR, और जिस चीज़ का रेजिस्टेंस लगभग 0 तो इनफाइनाइट करंट हो जाएगी, आपकी जो बैटरी और फूल के फट भी सकती है। सीधा कॉपर वायर लगाना अच्छा नहीं, थोड़ी देर में इतनी गर्म हो जाएगी कि जलने लगेगी, छू नहीं पाओगे। तो ऐसी स्थिति में करंट बहुत ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस लगभग 0 के बराबर होगा, तो करंट इन्फिनिटी नहीं हो जाएगी। और करंट इन्फिनिटी हो जाएगी तो जूल हीटिंग लॉ के हिसाब से फिर हीट कितनी होगी, क्या I²R। R कम है लेकिन 0 नहीं है। एक्चुअली बात यह है कि R जो 10⁻⁸ के कैडर का है, तो करंट इन्फिनिटी होने पे ये स्क्वायर की टर्म है इसकी, तो भी हीट बहुत ज़्यादा हो जाएगी। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो ये हमने देखा यहाँ से I की वैल्यू ज़्यादा नहीं हो जाएगी अगर R कम हो गया, बोलो। यस सर। और अगर I ज़्यादा हो गया तो I²R ज़्यादा हो जाएगा। R बिल्कुल तो 0 नहीं है, तो ये इन्फिनिटी करंट है, तो इस तरीके से ये बहुत ज़्यादा वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से जैसा सीजन ने कहा कि हम कॉपर वायर लगा दें, तो कॉपर वायर को सीधा सेल में लगा देना सजेस्टेड नहीं है, उससे बैटरी बहुत जलने लगेगी, गर्म हो जाएगी और हैंडल करने में मुश्किल होगी। सो दिस इंडिकेट्स देयर इज ए डिफ्लेक्शन इन एमीटर which indicates that metals are good conductor of electricity. So there is deflection in ammeter is noticed. तो इससे क्या पता चलता है? This indicates, this confirms, तो इससे कंफर्म हो गई बात कि that metal is good conductor of electricity. Metal are good conductor of electricity. अब देखो अगर मान लीजिए हमारे पास Na+ है और एक पूरा मेटल का लैटिस है और उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए हैं, अच्छा इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिए कि तुम घूमो, तो ये अपनी जगह पे कैसे बंधे हुए हैं? क्या वही इलेक्ट्रॉन इनके चारों तरफ घूम घूम के इनको बांधे हुए हैं? बताओ, जाने नहीं दे रहे हैं। निगेटिव चार्ज घूम घूम के बांध रहा है कि नहीं इनको? सो इट इज ए बाइंडिंग फोर्स, ये जो निगेटिव है इनको नहीं जाने देगा। और अगर मान लीजिए आपने इस पर हैमरिंग कर दी, तो अगर आपने इस पर एक हैमर मार दिया, यू हैव बैंग्ड हैमर ऑन इट, तो हैमर मार देने पे क्या होगा? ये यहाँ पर आपने एक Na+ को बाहर कर दिया, बताओ ये बिखर के गिर जाएगा कि नहीं गिरेगा, कि उसी में साथ में रहेगा? साथ में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या उसे जाने देगा? जो घर के बच्चे होते हैं वो इधर उधर दौड़ते भागते रहते हैं और क्या माँ बाप को और सबको बांधे रखते हैं। उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस चीज़ को मेलिएबल बनाता है, इट कैन बी बीटन इनटू शीट्स। और अगर कार्बन है, कार्बन में सबके 4 बॉन्ड हैं, सबने 4 बॉन्ड बना लिए, और कार्बन में अब कोई फ्री इलेक्ट्रॉन बचा नहीं, क्योंकि जब सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग करेंगे तो क्या कोई फ्री बचा? बताओ। और कोयला है कार्बन, कोयले को पीटोगे तो क्या टूट जाएगा? तो इस तरीके से जो नॉन मेटल होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इस तरीके से वो टूट जाते हैं। तो इस तरीके से हम देखते हैं कोयला है, अगर आपने तोड़ दिया तो टूट गया, उसमें कोई है ही नहीं जो उसे बांध सके। तो यहाँ पर हम देखते हैं
कि बिखर जाएगा। सो इस तरीके से ये ब्रिटल होते हैं। ये तो ब्रिटल है, ब्रिटल कोल जो कि नॉन मेटल है। लेकिन जो मेटल है तो वो मेटल क्या होता है, मेटल्स आर मेलिएबल। और एक और बात बताओ, अगर इसमें सन रेस फॉल करेंगी तो क्या इसकी जो ये इलेक्ट्रॉन है कभी कभी वो इसकी हायर ऑर्बिट में भी चले जाते हैं। यही इलेक्ट्रॉन फ्रीली मूव करते हैं, बाहर बाहर के ऑर्बिट में भी घूम आते हैं, क्योंकि ये थर्ड ऑर्बिट तो इसकी खुद की है ही है ना, उसमें जब मर्जी चला जाए। तो थर्ड ऑर्बिट में से ये इलेक्ट्रॉन अब ऊंची ऑर्बिट में चला जाता है। देखो, एक ऑर्बिट, दो ऑर्बिट, तीन ऑर्बिट, 2 8 1, तीसरी पर तो इसका अधिकार है ही है। तो वहां से जब इसको हीट मिली तो क्या ये ऊंचे चला जाता है। जैसे हमने बताया था फोटॉन क्या होते हैं, क्या वो अपनी ऑर्बिट से ऊंचे चले जाते हैं और फिर वहां से जब लौटते हैं, व्हेन दे कम बैक टू देयर ग्राउंड स्टेट, दे रेडिएट एनर्जी, और क्या वो फोटॉन के रूप में होती है। तो इस तरीके से क्या किसी भी इस मेटल को किसी भी डायरेक्शन से देखा जाए तो क्या लश्चर आएगी। इसके लिए किसी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की तो जरूरत नहीं है ना, क्योंकि जब वो इलेक्ट्रॉन वापस अपनी ऑर्बिट में आएगा तो ऊपर से तुम गुलदान ही फेंक दो, तो जब नीचे आएगा तो क्या उसकी पोटेंशियल एनर्जी बदलेगी नहीं दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में, साउंड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ऐसे ही जब ये इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा ना। सर हाँ सर ये इलेक्ट्रॉन था तो सर सोडियम का तो मतलब उसी के शेल में था, तो वो ऐसे ऊपर कैसे चला गया? ऊपर जब इसको सनलाइट मिली या हीट मिली या रूम टेम्परेचर मिला, जब हीट मिलती है तो वो क्या होता है, किसी भी चीज को हीट दी जाए, तुम किसी भी बॉल को अगर एनर्जी दोगे तो क्या अर्थ से हायर ऑर्बिट में उछाल दोगे। ऑर्बिट का मतलब है अर्थ के ऊपर बहुत सारी ऐसी ऑर्बिट हैं, एक एक मीटर ऊपर पर सोच सकते हो, तो वो अलग अलग ऑर्बिट हैं। तो उसी तरीके से जैसे इलेक्ट्रॉन में कोई यहाँ पे लाइन या कोई वायर थोड़ी ना किसी एटम के चारों, वो तो उसकी एनर्जी स्टेट्स हैं। ऑर्बिट क्या बताया था 9th में बोहर ने, वो सिर्फ एनर्जी लेवल है ना। तो किसी जब बॉल को उठाते हो तो क्या वो हायर एनर्जी लेवल पर चली जाती है, ऊंचे चली जाती है। तो ऐसे ही इलेक्ट्रॉन को जब एनर्जी दी जाती है, चाहे सोलर एनर्जी दी जाए, चाहे हीट दी जाए, चाहे रूम टेम्परेचर ही क्यों ना हो, तो क्या वो हायर ऑर्बिट में चला जाता है। तो नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे आता जाता रहता है। लेकिन जब जब वो ऊपर से नीचे आएगा तो क्या वो एनर्जी रेडिएट करेगा, और उसकी वजह से लश्चर होता है। क्या आपको मालूम है कि जो AU है वो अब सोना ऑरम वो 3 इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स मेटल बॉन्डिंग। ये मेटेलिक बॉन्डिंग है, ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है, ध्यान देना। मेटेलिक बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन घूम घूम के बॉन्ड करते हैं, ये कोई आयनिक बॉन्डिंग नहीं है। मेटेलिक बॉन्डिंग अपने आप में एक निराली ही बॉन्डिंग है, बस इलेक्ट्रॉन घूम रहा है सबको बांधे हुए। इस बॉन्डिंग को क्या कहते हैं बताओ? मेटेलिक बॉन्डिंग। एक हमने बताया था जो शेयरिंग से बनती है वो इसमें होती है। कोवेलेंट बॉन्ड तो समझते हो ना, H2 के बीच में जैसे बनता है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग है। जो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, तो अब यहाँ पर ये जो मेटेलिक बॉन्डिंग है, अगर सोना 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है टुवर्ड्स मेटेलिक बॉन्डिंग में, तो सोने की कीमत ज्यादा होगी कि सोडियम की? सोने की, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन जब लौटेंगे तो कितनी लश्चर उत्पन्न करेंगे भाई बताओ तो। इसमें 1 इलेक्ट्रॉन लौटा, 3 गुनी करेंगे। सोना हुआ और इस तरह से प्लेटिनम हुआ, सब 3 करते हैं। दैट्स व्हाई दे आर प्रेशियस मेटल। तो हम ये बात एक और यहाँ से चीज देख लेते हैं कि मेटल्स मेलिएबल हैं। वाई मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी बीटन इनटू शीट्स। तो उसका रीजन समझ में आ गया क्यों मेलिएबल है। सो मेटल्स आर मेलिएबल, कैन बी beaten into sheets, beaten into sheets। अच्छा, ये आर लश्रस। क्यों लश्रस हैं? बिकॉज दीज आर लश्रस बिकॉज प्रोड्यूस लश्चर, शाइनी सरफेस होती है, एंड डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। थोड़ा सा मेल्ट करो और फिर उससे वायर बनाए जा सकते हैं, ड्रॉन इनटू वायर्स। तो इनसे वायर भी बनाए जा सकते हैं। आप देखो जितने भी वायर बाजार में बहुत तरीके के, कहीं वायर की दुकान पर चले जाओ, एल्यूमिनियम के वायर, कॉपर के वायर और ना जाने कितने कितने तरीके के वायर, हमने खुद भी आपको कई तरीके के दिखाए हैं।
तो कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। दीज आर जनरली, ये किस तरीके के होंगे? जनरली ग्रे, ग्रे कलर के ज़्यादा होते हैं और सिल्वर इन नेचर। कुछ ऐसे हैं जो एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन की अलग से बात की जाएगी। कॉपर है, गोल्ड है, उनका अलग कलर है। तो ग्रे और सिल्वर कलर के ज़्यादातर होते हैं। ग्रे कलर होता है ब्लैक और वाइट को मिलाने से। तो ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है। दीज आर सोनोरस, इफ दे आर बैंग्ड देन दे प्रोड्यूस साउंड। सो दीज आर सोनोरस इफ बैंग। गोल्ड भी मेटल है लेकिन वो उसका ग्रे कलर तो नहीं होता। हाँ, तो वो एक्सेप्शन अलग से लिख देंगे। इफ बैंग्ड प्रोड्यूस साउंड, ये चीज हो गई। 3 और प्रॉपर्टी बताओ सृजन। सृजन 3 प्रॉपर्टीज और बता दो, पूरा कर दें इस चीज को। ये सब तो हो गई, ऐसी बताओ ना जो कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ये सही बताई कि दीज आर हैविंग हाई डेंसिटी। देखो बहुत अच्छी चीज बताई है इन्होंने। हाँ, हाई डेंसिटी, हार्ड, ठीक है, हार्ड होते हैं, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी का अलग है, ठीक है, ये चीज हो गया। एट रूम टेम्परेचर एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, एंड हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ज़्यादातर के 1500 से जनरली अबव 1500 डिग्री सेल्सियस। जनरली ये भी अच्छी बात है। मेल्टिंग पॉइंट अबव 1000 डिग्री सेल्सियस तो लिख ही सकते हो। दे कैन बियर लोड्स, ये लोड भी उठा सकते हैं। सो हैव हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ। दे हाँ ये तो कैटायन बनाते हैं। These are electropositive in nature. So by donating electron they complete their after. These are, ये कैसे होते हैं? क्या electropositive in nature. So by donation of electron to non-metal, किसी और नॉन मेटल को इलेक्ट्रॉन दे देंगे, दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। ऑक्टेट भी पूरा कर सकते हैं या डुप्लेट। जैसे लिथियम है 2 1 है तो 1 दे देगा तो 2 बचा रह जाएगा। डुप्लेट पूरा किया। हाइड्रोजन एक एक्सेप्शन है सर। एक्सेप्शन नहीं है, मेटल की बात कर रहे हैं। अब जब नॉन मेटल की बात करेंगे तो हाइड्रोजन का नाम ले लेना। अभी हम मेटल की बात करें तो मेटल के एक्सेप्शन बताओ। गैसेस की बात मत करो, फिर मिक्स कर दोगे। हाँ, तो ये चीज़ें दे कंप्लीट देयर ऑक्टेट। तो जैसे सोडियम है तो सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिया तो इसका क्या ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और क्या कैटायन बन गया। जैसे 281 था, 1 हट गया तो 28 हो गया कि नहीं। तो इस तरीके से ये तो मेटल की प्रॉपर्टीज हो गई। अच्छा बिल्कुल, देखो कैटायन है, बता दिया। दे आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एंड फॉर्म कैटायन। ये कैटायन, फॉर्मेशन ऑफ कैटायन। एनायन कैसे करेगा? जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो सेंटर में इसके 11 प्रोटॉन हो गए और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए तो नेट चार्ज है। एक दे दिया ना, एक देने के बाद अब 10 इलेक्ट्रॉन बचे तो नेट कितना बचा? 10 इलेक्ट्रॉन ने 10 प्रोटॉन को, न्यूक्लियस से कुछ थोड़ी ना गया है कि न्यूक्लियस से भी निकाल दोगे किसी चीज को। अब ये 12 न्यूट्रॉन है। अब इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ हैं और 1 2 3 4 5 6 7 8 एक इलेक्ट्रॉन चला गया। जो थर्ड ऑर्बिट में था वो चला गया। तो अब आप देख लो,
अगर 10 इलेक्ट्रॉन और 11 प्रोटॉन है तो नेट चार्ज क्या होगा? सर प्लस का एक आ जाएगा सर चार्ज। अब देखो, इसके अलावा ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर क्या होते हैं? दीज आर, ये सही, हाँ। तो कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। देयर कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, इनके जो कार्बोनेट्स हैं, बाइकार्बोनेट्स also reacts with acids, with acids. This indicate, इससे क्या पता चलता है कि these are also basic in nature। यानी मेरा कहने का मतलब है, चाहे मेटल का ऑक्साइड हो, चाहे मेटल का कार्बोनेट हो, चाहे मेटल का बाइकार्बोनेट हो, क्या ये सभी एसिड से रिएक्ट करेंगे? और यदि ये सभी एसिड से रिएक्ट करेंगे तो ये सभी बेसिक हुए। बताइए। सर हाँ, सर ये HClO4 क्या होता है? क्या? HClO4 HClO4 क्लोरिक एसिड होता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा डेंजरस होता है। आप वास्तव में इसका पूरा नाम है पर क्लोरिक एसिड, तो मैं अभी बता देता हूँ। ये कहाँ लिखा है आपके में? नहीं सर, कहीं से पता चला है, कोई अंकल तो बता रहे। अच्छा, तो मैं बता देता हूँ। अच्छा, ये देखो H2O लिखो, H2O, और क्या है? दैट इज CO2। और ये क्या है? NaCl। ये सब तो आपने पढ़ रखा है। NaCl बन गया, H2O बन गया और CO2। तो क्या ये बेसिस हैं क्या? और ये एसिड हैं? तो इस तरीके से इसके ये केमिकल प्रॉपर्टी होगी। ये जो मैंने बताई है ये केमिकल प्रॉपर्टी है। और सिर्फ इतनी ही नहीं, ये जो इसकी वैलेंसी है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है, वो भी केमिकल प्रॉपर्टी है। तो इस तरीके से यहाँ से केमिकल प्रॉपर्टी शुरू होती है। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई इसकी? केमिकल प्रॉपर्टी हो गई कि नहीं? यस सर। केमिकल प्रॉपर्टीज। अब देखो, मान लीजिए कि Cl पर वैसे 7 होते हैं, तो इस पर O और एक H। अच्छा, ये सब चीज़ें, ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसने इससे छीना, इससे छीना, फिर इस क्लोरीन ने इससे छीन लिया, फिर इसने इससे छीन लिया, तो इससे जो हाइड्रोजन निकलेगा ना, वो तुरंत ही निकल जाएगा। और इस तरीके से ये HClO4 के बारे में पूछ रहे हैं, तो HClO4 पर क्लोरिक एसिड होता है। तो ये एक तरीके का स्ट्रॉन्ग एसिड है। सर मतलब ये मिनरल एसिड है? मिनरल एसिड है क्योंकि इसमें सर ये सल्फ्यूरिक एसिड से भी ज्यादा डेंजर होता है ना? हाँ, डेंजरस है, क्योंकि ये सब इससे खींच रहा है, ये इससे खींच ले रहा है, तो ये है नहीं आपके में, 11th में है। अच्छा, मेटल के बारे में तो आपने समझ लिया ना। अब मैं इसके अपवादों के बारे में बात करूं, व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस। यस सर। सो सोडियम एंड पोटेशियम हैव देयर मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। 100 डिग्री सेल्सियस से भी कम है। मोमबत्ती में भी अगर आप कैंडल, हीलियम का तो सर और भी कम है सर। हीलियम का तो हाथ पे आधी पिघल जाता है। देखो, फिर मेटल की बात करो, ऐसे सबको मिक्स मत कर दो। अब आप नॉन मेटल पे डिस्कस करोगे। हीलियम तो मेटल है सर। कौन? सर मेटल है। कौन सा? सर बेरिलियम। बेरिलियम? बेरिलियम एक्सेप्शन। बेरिलियम बोल रहा था मैं तो। बेरियम नहीं, मेल्टिंग पॉइंट कम नहीं है, मैं देख लेता हूँ। अभी मैं आपको बेरियम का मेल्टिंग पॉइंट तो मैं तो थोड़ा मतलब जोर से बोलते रहा ना, अजीब सा लग रहा था। एक मिनट जस्ट। क्या करें, हीलियम या बेरिलियम? हीलियम की तो बात नहीं की जा सकती ना, हम मेटल की बात कर रहे हैं, तो आप मेटल। गैलियम बोल रहा था सर। गैलियम? अच्छा, मैं गैलियम बोल रहा हूँ। हाँ, तो गैलियम। चलो वो सब ठीक है, मेटल है। वो तो सही बात है। यानी किसके लो मेल्टिंग पॉइंट हैं, तो आप सभी के नाम ले लो। तो अब हम बात करते हैं कि ये सोडियम एंड पोटेशियम हैव मेल्टिंग पॉइंट लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस।
दूसरा सीजियम एंड गैलियम आर, दीज आर लिक्विड एट पाम टेम्परेचर। हाथ में लोगे तो लिक्विफाई हो जाएंगे। टेम्परेचर, इनमें और मर्क्यूरी में फर्क क्या है? मरकरी इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। मरकरी इज लिक्विड, वो 25 डिग्री पर होगा, ये 35 डिग्री पर होंगे। और पाम का टेम्परेचर है 37 डिग्री। सो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अब एक बात आप देख लें, फिर हम आगे बढ़ जाएं। छोटी सी चीज़ बता दें आपको, देन वी विल मूव अहेड। सो 1 मिनट। नाउ 1 मिनट। गैलियम स्पून। नाउ अब देखो, जस्ट ये देखिए किस चीज में, ये क्या है बताओ? चम्मच है क्या? सर कौन के? बताओ। यस सर। तो मैंने अब इसको पानी में डाल दिया, गर्म पानी में चम्मच से पानी मिलाया, ठीक है? कुछ नोटिस किया आपने? चम्मच पिघल गई। क्या ये गैलियम का चम्मच था? समझ में आ गई बात? दिखाना सर। अरे सर पीछे कीजिए सर। हाँ, नहीं देख पाए। नहीं देख पाए तो देख लेते। चलो ये देखो, ये गैलियम का चम्मच है। शाइनी तो है ही है, सिल्वर शाइनी है। मेटल है, आवाज भी कर रहा है, सोनोरस है, आवाज कर रहा है ना, खड़खड़। तो उन्होंने ये भी दिखाया कि सोनोरस है। आप इसकी आवाज सुनो, आवाज भी वो दिखा रहा है। आवाज आई? तो गैलियम किस पर लिक्विफाई हो जाता है? क्या ये पाम टेम्परेचर पर हो जाता है? जरा इस चीज को देखें। I became totally fascinated with gallium after reading this book. And this book, at least the title of it, is based off of gallium, the other metals. I mean, come on. This, even though it's supposed to be non-toxic and the molds. But I gave it a shot, so I want to show you some of my fails here because sometimes you don't get to see all of that. You just see the final product. Now this is me trying to make a mold from a small soda bottle. I figured, what the heck, you know, I can cut this thing apart into pieces and I can build my own mold because, well, that would be really went south. This one showed up in the mail 2 days later. Now this is me melting the gallium down. You got to get it heat of my mold. Look, you can see it filling up. Isn't that incredible? We are forming a spoon from liquid gallium. Here it is. It's like a month of work to try to get to this point. But here we go. Now we've got the spoon. Comes out of this mold pretty easily. I did put gloves on because if you've used gallium in the past, you know it leaves like a metallic residue on your hand. And I didn't want to heat the spoon up. Gallium is very gallium. But it made me happy, so, you know, you can see some of the other out there and see what we end up with. And really, I just ended up with a weird looking gallium spoon, but it made me happy, so, you know, you can see some of the other fails I had, even with the nice mold. We're here at Beal Science, check out the other videos. Bunch of liquid gallium in the syringe, so I figured, what the heck. Today, I've put together a compilation of some of my favourite gallium videos. If you enjoy this video, you can make sure you don't miss any of my future releases by subscribing, then click the notification bell and select all.
For those of you who don't know, gallium is a low melting point metal, which turns into a liquid at about 30 degrees centigrade, which is about 85 degrees Fahrenheit. And because it's non-toxic, it's safe to handle. You can literally hold a pool of it in the palm of your hand, and pour it from one hand to another. When I bought mine, it came in a plastic test tube like this. And you can see it's solid at room temperature. So to use it, I put the test tube in a bowl of warm water to raise the temperature. And after a few minutes, it turned into a liquid. So I could pour it out into my hand. You can also see the core from the center of the test tube, which didn't have time to melt. It's great fun to play with, and it feels really weird. It can leave a grey discoloring on your hand, but that washes off easily with warm water. अब हमने देख लिया कि एक तरह से गैलियम होता क्या है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैं जो पाम टेम्परेचर में लिक्विफाई हो जाते हैं या लिक्विड हैं। पाम टेम्परेचर कितना होता है? इट इज़ 37 डिग्री सेल्सियस। और रूम टेम्परेचर क्या होता है? 25। तो सीजियम नाम याद रखना। हमने देखो सिर्फ सिंबल लिखा है, अब आपको ना याद रहता हो तो हम पूरा नाम भी लिख दें, याद रहता है तो अच्छी बात है। सिंबल से तो नाम याद हो जाना चाहिए। सीजियम से CS है और गैलियम से Ga है ना। अच्छा, अब आगे देखो कि इसके अलावा लेड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ ये इलेक्ट्रिसिटी। तो चौथा पॉइंट क्या है कि लेड एक अच्छा कंडक्टर नहीं है। लेड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम लेड। वायर भी नहीं बनाया जा सकता, कैन नॉट बी ड्रॉन फ्रॉम इट। इसको सीसा धातु भी कहते हैं, लेड 5। आपको मालूम है इतना बड़ा रोमन साम्राज्य था रोम में, जूलियस ऑगस्टस जिनके नाम पे सारे 12 महीने के नाम है, वो लेड के बर्तन में खाना खाता था, इसलिए पूरा रोमन साम्राज्य ही मर गया। ये इतना जहरीला है, इसको हाथ से दबाओगे तो डेंट पड़ जाएगा, सॉफ्ट होता है। तो लेड ज़्यादातर ये बैटरी बनाने के काम में आता है। तो कोई भी जो लेड है, लेड मेटल, दैट इज किस तरीके से काम में आता है? इट इज़ वेरी सॉफ्ट मेटल। ओके, तो जस्ट सी लेड मेटल, तो इट इज़ सॉफ्ट और आप इसका कुछ भी कर सकते हैं। ये देखो, हाँ, नाउ जस्ट होल्ड, ये देखो, ये पॉइजनस है। जल्दी जल्दी जो कि कुछ इस तरीके की दिखती हैं और भाई इनके अंदर काफी वेट भी होता है। तो आज हम लोग इन बैटरीज को खोलेंगे और देखेंगे कि इनके अंदर क्या है। इसमें लेड है तो इसको तोड़ फोड़ दिया इसने, तो अब ये देखो, तो जरूर से बनता है, बहुत मेहनत लगी है इस चीज में। और यहाँ पर देखो लेड मिलेगा हमको इस वाले पाउच में। यहाँ पर दो तरीके के पाउचेस हैं, एक इस तरीके का देखो कागज जैसी चीज है, और जो दूसरा है वो इस तरीके से विनाइल का पाउच है, जिसको कि आप प्लास्टिक का पाउच भी सारे निकाल लिए। और फिर इसको इसने क्या किया कि इसमें फर्नेस में डाला, बट ये जो है एक लिमिट तक ही गर्म किया हुआ है। तो भाई अब देखते हैं कि हम इससे लेड मेटल को निकाल पाते हैं या नहीं। और देखो इस फ्यूम्स की बात कर रहा था मैं, जिसमें धुआं निकल रही है ना। और यार ये तो साथ में कचरा आ गया, इसको धीरे धीरे डालने की कोशिश करते हैं। ये है लेड मेटल। ओहो, अब इस लेड मेटल को है और इसके अंदर मेरे हिसाब से अब सिर्फ कचरा रह गया है, बिल्कुल। और यार ये ईंट में किस तरीके से पैक हो गया है। मोड़ने पे मुड़ जाएगा। तो भाई फाइनली 2 दिन की मेहनत के बाद में लेड मेटल हमारे हाथ में आ चुका है। और जो सबसे पहली चीज है वो है भाई इसका वेट। ये बहुत ज्यादा भारी है, क्योंकि लेड की जो डेंसिटी है वो 11.3, बहुत ज्यादा, लोहे से भी ज्यादा भारी होता है। लेकिन ये जो लेड है देखो प्योर नहीं है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं। देखो अभी ये जो है इस पे ईंट भी लगी हुई है और मुझे लगता है इसमें थोड़ा कचरा भी है, लेकिन ये बहुत हैवी वेट है। तो इसको जो है रिफाइन करने के लिए मैं इसको इस पैन में डाल रहा हूँ। गैस स्टोव को ऑन करते हैं। तो ये लास्ट में अब देखो
जब इस कटोरी के अंदर डालते हैं ताकि ये इसमें सेट हो जाए। फाइनली यहाँ पर है देखो लेड मेटल, इसके ऊपर जो थोड़ा कचरा है वो और हटा लेते हैं। और भाई साहब आखिरकार इतनी ज्यादा मेहनत के बाद में, इतना ज्यादा टाइम देने के बाद में जो लेड मेटल है वो हमारे पास में यहाँ पर आ चुका है। और अब भी देखो ये लिक्विड फॉर्म में है, देखो हिल रहा है। तो इसको सॉलिडिफाई होने देते हैं। और यार इसमें जो कलर्स बनते हैं ना ये बहुत मजेदार लगते हैं मुझे। देखो इवन अगर मैं थोड़ी लेयर हटा भी दूं, देखो एकदम चमकदार मेटल निकलता है। लेकिन थोड़ी देर में फिर से इसको ठंडा होने के बाद में अब हम पानी को निकाल सकते हैं। और फाइनली जो हमारा लेड मेटल है वो भाई सीधा मेरे हाथ में ही आ गया है। और यार कितनी मेहनत करी इसको निकालने में। और देखो कितना बढ़िया शेप में ये बना है। अब देखो यहाँ पर हमारे पास में ये वेइंग मशीन, इसको चालू कर कि लेड मेटल किस तरीके से होता है। और लेड मेटल के बहुत सारे बुलेट्स भी बनते हैं, जिससे क्या होता है कि जो लोग कबूतर और इन लोगों पर ये 12 बोर की गन चलाते हैं तो वो दुनाली बंदूक, उन सब में लेड के ही कारतूस होते हैं। तो आपको पता चल गया ना लेड होता क्या है। लेड इज ए, बाकी हम इसके जो भी वीडियोस है मेटल को भेज देंगे। लेड इज वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर कैन नॉट बी डन। और सबसे लास्ट में हाँ एयर गन भी होती है। नाउ एक और भी चीज़ है कि जो आप बैलून को मारते हो उसमें भी जो हल्के हल्के लोहे के पैलेट्स होते हैं वो भी लेड के ही होते हैं। इसके अलावा गोल्ड एंड सिल्वर, तो गोल्ड इज लश्रस येलो, lustrous yellow, and copper is lustrous red brown कलर। तो इस तरीके से, तो ये इसके एक्सेप्शन हो गए। नाउ वी विल सी नॉन मेटल्स। तो नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टी हैं। सो दीज आर, ये कैसे होते हैं, क्या ये ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटल का क्या मतलब है, भंगुर। हाँ, अगर गिर जाए या टूट जाए या सल्फर है, ऐसे तो देखने में क्या होता है कि हाँ ज़्यादातर इसमें ऐसे होते हैं कि दीज आर ब्रिटिल। और अगर गिर जाए तो फ्रेजाइल है। वैसे तो ग्लास के बर्तन सब फ्रेजाइल है, तो दीज आर ब्रिटिल। अभी आपको पीछे बताया क्योंकि इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें क्या चीज़ नहीं है। सो ब्रिटिल का मतलब है कि अगर कार्बन है या कोयला है, उस पर बैंगिंग करोगे तो कोयला बिखर जाएगा, क्या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। तो ब्रिटिल का मतलब टूट जाना, ठीक है। सो चाक है, लेकिन हम मेटल की बात कर रहे हैं। वी विल नॉट टेक एनी कंपाउंड में ही बात करेंगे। तो ये ब्रिटिल होते हैं। क्या आपको ये बात मालूम है कि जो माचिस है, मैच स्टिक, उसमें फास्फोरस होता है क्या, प्योर फास्फोरस, पी रेड कलर का। अगर उस पे भी आप हैमरिंग करोगे तो क्या चूरा चूरा हो जाएगा। सल्फर येलो कलर का होता है। मैच स्टिक होता है, दिया सलाई माचिस, तो उसके आगे जो जरा टिप में लगा रहता है वो क्या है, क्या वो फास्फोरस है, बताओ। तो ये फास्फोरस है, ये भी इसी तरीके से है। तो और जो उसमें डॉट 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 है वो भी फास्फोरस है, तो उनको आपस में फ्रिक्शन से आग लग जाती है। ये ब्रिटिल होते हैं। ब्रिटिल होने के बाद क्या होता है, नॉन मेलिएबल होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। फिर इसके अलावा नॉन सोनोरस होते हैं। हाँ, सोनोरस आवाज़ नहीं पैदा करते, जैसे वो टिंग की आवाज़ करता है तो बैंगिंग साउंड। सोनोरस इनमें कोई इस तरीके की गुंजायमान नहीं करते, गुंजन। जैसे घंटी बैंग करने पे गुंजन करती है ना, गूंजती है, ऐसा ये नहीं करते हैं। तो नॉन लश्रस। हाँ सर, पर आयोडीन तो थोड़ा मतलब शाइनी होता है। हाँ, तो अभी एक्सेप्शन लिखा देंगे कि ये नॉन लश्रस होते हैं। इसके अलावा आयोडीन एक सॉलिड है, और आयोडीन क्या है कि इनमें बहुत ज़्यादा गैसियस फॉर्म में ज़्यादातर रहते हैं।
आयोडीन। They can be gas or solid. According to Office of Dietary So, Supplements, NIH, Now, iodine is a trace element that is naturally अब हम present in देखेंगे some foods. आयोडीन It's भी इसी added to तरीके से है कि ज़्यादातर अगर इसे छोड़ दो तो छोड़ने पे क्या हो जाएगा कि ये वेपराइज हो जाएगा, क्योंकि सब्लिमेट होता रहता है। अगर आयोडीन को हवा में छोड़ दो तो क्या ये ऐसा हो जाएगा? है तो पर्पल कलर का, आपकी बात सही है, लेकिन हवा में छोड़ देने पे ये ऐसा हो जाता है क्या? मतलब क्या उसमें से वेपर्स निकलने लगती हैं? तो आयोडीन को अगर आपने ऐसे छोड़ दिया देन कोई भी होगा उसमें से धुआं निकलने लगेगा क्या? सो इट इज़। फिर भी ये जो आपने बात कही है कि आयोडीन लश्चरस होता है, ये सही बात है। हाउ इट इज़ लश्चरस? दैट वी कैन अप्रिशिएट दैट इट हैज़ लश्चर। ये देखो लश्चर है, चमक है, तो आयोडीन इज़ लश्चरस। तो ये जो चीज़ है हमारे पास से पूरी आधा किलो आयोडीन है, तो ये अभी इसमें इसका पूरा ये कभी भी वाइट नहीं रह सकेगी, क्योंकि प्लास्टिक की बोतल इसमें से इतना धुआं निकल रहा है और उसके ऊपर भी पॉलीथीन चढ़ी है तब भी एस्केप कर ही जाता है। लेकिन ये हार्मफुल नहीं है, क्योंकि इससे हम लोग गरारा करते हैं। जब आपके गले में टॉन्सिल हो जाता है तो किससे गरारा करते हो? क्या इसी को पानी में डाल के करते हो? बोलो। तो इस तरीके से अगर आपकी बॉडी में कहीं पर कोई चोट लग जाती है तो इसको शराब में मिला के टिंचर ऑफ आयोडीन बनाते हो क्या, और उसको वहाँ लगा लेते हो, टिंचर ऑफ आयोडीन। तो आयोडीन को खाया भी जाता है, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे गॉइटर, गले में किसी किसी के सूजन आ जाती है ना, गलबंद हो जाता है, तो वो रोग नहीं होता। घेंगा रोग नहीं हो जाता किसी किसी के, देखा है कि नहीं? तो जिसके शरीर में आयोडीन की कमी होती है तो उसके गले में ऐसा बन जाएगा गॉइटर, तो ये गॉइटर है। सो गॉइटर की बीमारी हो जाती है। खैर वो सब आयोडीन की बात है, लेकिन ये हमारे जो नॉन मेटल है ये नॉन लस्टरस है, इनमें चमक नहीं होती। किसी ने कहा आयोडीन में होती है। और क्या क्या चीज़ हैं? डायमंड में भी तो रहती है। हाँ, क्या ये नॉन कंडक्टर या बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी हैं क्या? यस सर। सर लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है इसका। बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। सर पर एक नॉन मेटल है सर, वो करता है कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वो मैं समझ गया, आप ग्रेफाइट की बात कर रहे हो। तो लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। और बताओ क्या होता है? क्या मोस्टली ये गैसेज हैं? सॉलिड एंड गैसेस। मोस्टली गैसेज हैं और बहुत थोड़े से सॉलिड हैं। सो सॉफ्ट होता है नॉन हाँ, मेटल। सो मोस्टली गैसेस टोटल तो 17 है ही हैं, और 17 में भी अगर कुछ निकाल दो H2, N2, O2, फिर इसके बाद ये हो गया क्लोरीन, फ्लोरीन, ये सब निकाल दो, फिर हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, कितने सारे निकाल दिए। 17 में कितने निकल गए? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 तो ऐसे ही निकल गए। ठीक है, चलिए रेडॉन से पहले क्या है? जेनॉन। वन लिक्विड, कौन सा लिक्विड होगा? ब्रोमाइन। सो ब्रोमीन। सो नाउ ब्रोमीन एक लिक्विड है। इस चीज़ को हम देख लेते हैं कि ये रेड ब्राउन कलर तरीके का लिक्विड होता है। जैसे अगर ब्रोमीन को ऐसे खुला छोड़ दो तो लिक्विड तो है, लेकिन क्या इसमें से धुआं भी निकलता रहेगा क्या? ये भी एक तरीके से एक तरीके की रेड कलर की गैस निकालता रहेगा। तो ब्रोमीन लिक्विड होने पर भी फिर भी इसमें से फ्यूम्स भी आती रहती हैं। तो ये आपने देखा ना कि ये है। और भी अगर आप देखना चाहें तो ये ब्रोमीन है, इट इज़ ऑल ब्रोमीन, डार्क कलर का है लेकिन फ्यूम आती रहेगी। अब देखो वन लिक्विड है, उसको आपने बता दिया। सेफ है या फिर मतलब एंड मतलब डेंजरस है? क्या? सर ब्रोमीन मतलब सेफ है, मतलब अगर हाँ आप सेफ है, ब्रोमीन में कोई कुछ भी गड़बड़ी नहीं है। एंड इसके अलावा इसे इट इज़ सेफ टू हैंडल। एंड इसके अलावा और कौन से? मेटल सॉफ्ट होते हैं। सॉलिड, सॉलिड में सॉफ्ट है। सॉलिड में भी क्या है? सल्फर देखा है कि नहीं आपने? येलो कलर का सल्फर। सो सल्फर क्रिस्टल, दैट इज सल्फर क्रिस्टल।
तो ये सल्फर का क्रिस्टल येलो कलर का होगा और इसमें ये है ये चीज़ है। ये आपको कहीं ना कहीं ये जो वो होते हैं आयुर्वेदिक की दुकान में भी खूब मिल जाएगा। गंधक से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। ये प्याज और लहसुन में पाया जाता है, उसी के एक्सट्रैक्ट है। और हमारे यहाँ सल्फर सबसे ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया से आता है। ऑस्ट्रेलिया में इसके पहाड़ के पहाड़ हैं। और हम लोग सल्फर इसलिए मंगाते हैं क्योंकि लेड एसिड बैटरी अभी जो पीछे वो प्रयोग कर रहा था ना, लेड निकालने वाला, तो उसमें सल्फ्यूरिक एसिड सबसे ज़्यादा लगता है, H2SO4। तो H2SO4 किससे बनेगा? क्या इसी सल्फर से बनेगा? इसे जला के SO3 बना लें फिर पानी डाल लें क्या? बोलो, इसको जला के क्या कर दें? सल्फर से SO3 बन जाएगा ऑक्सीजन में। सर अभी किस फॉर्म में? अभी ये अम्लासर गंधक है, तो ये एक इसे गंधक भी कहते हैं। तो इट इज़ हैविंग वेरी पंजेंट स्मेल। तो कोई भी जैसे सल्फर है तो सब सल्फर इसी तरीके का होगा। तो ये जो भी सल्फर हैं, दीज आर ऑफ वेरियस फॉर्म्स, ये सभी इसके फॉर्म हैं। सब कुछ येलो ही येलो है। अब इससे हम सल्फ्यूरिक एसिड बनाते हैं और हम ऑस्ट्रेलिया से मोदी सरकार ने अगले 30 साल का अनुबंध किया है कि वो हमें 30 साल तक सल्फर देगा। तो एंड सॉलिड में सल्फर है। फास्फोरस हमने आपको बता दिया क्या? क्या कार्बन बता दिया? क्या आयोडीन बता दिया कि ये सॉलिड है? बताओ। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देख लिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, एक और कोई बच रहा होगा तो वो देख लिया जाएगा। टोटल 17 है। तो ये सारी चीज़ें हैं। सो टोटल 17 मोस्टली गैसेज हैं। दीज आर कलरफुल। तो दीज आर कलरफुल, ये नहीं है कि ग्रे हैं। बता सकते हो फास्फोरस का क्या कलर है जो माचिस के आगे होता है? रेड, रेड भी हो सकता है। वैसे ऐसे तो रेड भी हो सकता है, ब्लैक भी हो सकता है और वाइट। 3 कलर होते हैं। इसके अलग अलग फॉर्म है। अब जैसे कार्बन है तो कार्बन के क्या 2 फॉर्म है? क्या डायमंड है, वो कलरलेस है, ट्रांसपेरेंट है ना? ग्रेफाइट भी है। लेकिन ग्रेफाइट वो कैसा है? ब्लैक है। ग्रेफाइट तो देखा है कि नहीं? पेंसिल की नोक, लेड जिससे लिखते हो। और इस तरीके से सल्फर कैसा है? येलो है। क्लोरीन गैस कैसी होती है? क्या येलो, पेल येलो, येलो ग्रीन। फ्लोरीन गैस कैसी होती है? येलो। ऑक्सीजन कैसी होती है? ये ठीक है, लेकिन कुछ लोग कलरलेस भी बोल देते हैं कई बार। अच्छा, ये बात हो गई। आयोडीन कैसी होती है? पेल का मतलब हल्की ब्लू, दैट इज आयोडीन। पर्पल हो गई ये। तो इस तरीके से हम ये देख रहे हैं, इनमें अलग अलग कलर पाए जाते हैं। सो दीज आर कलरफुल। और इसके अलावा क्या है? हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, लो डेंसिटी, सॉफ्ट इन नेचर। अगर इफ सॉलिड देन सॉफ्ट। लो डेंसिटी गैसेज हैं तो डेंसिटी कमी होगी। एंड सॉलिड इफ सॉफ्ट, एंड इफ सॉलिड देन सॉफ्ट। अगर सॉलिड होंगे तो क्या होगा? बहुत आसानी से टूट जाता है सल्फर। सॉफ्ट। और इनमें कोई, अगर इसके कोयले का पुल बना सकते हो कि नहीं बना पाओगे? कि टूट जाएगा? दे कैन नॉट बियर लोड्स, ये लोड नहीं ले पाएंगे। सो पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ। बोलो, क्या इनकी टेंसाइल स्ट्रेंथ पुअर है? बताइए। पुअर टेंसाइल स्ट्रेंथ है। ये सारी इनकी प्रॉपर्टी है। दे डू नॉट कंटेन एनी फ्री इलेक्ट्रॉन। इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होगा? दे डू नॉट कंटेन एनी free electron. All electrons are bonded electrons. सभी इलेक्ट्रॉन इसमें कैसे होंगे? बॉन्डेड। अब जब बॉन्डेड होंगे तो क्या ये कंडक्ट करेंगे? जरा ये देखो, मान लीजिए जैसे कार्बन है तो कार्बन ने अपने अगल बगल वालों से बात की, अगल बगल वालों से बात की, बगल वाले कार्बन से कि मेरे पास 4 हैं और तुम्हारे पास भी 4 हैं।
क्यों ना हम लोग कुछ तरकीब लड़ाएं, तो बोलेगा हाँ तरकीब लगाई जाए। तो ये क्या करेगा, अपने अगल बगल वालों से कहेगा कि हम लोग शेयरिंग करते हैं, और शेयरिंग करने में ये सबसे शेयरिंग कर लेगा। तो जब शेयरिंग ही कर लेगा तो फ्री क्या बचेगा, सबको तो बांध लिया जाएगा। ये देखो इसने हाँ पढ़ा नहीं कुछ। अरे एक बार ऊपर से समझाना सर, स्क्रीन पॉज हो गई थी। अच्छा देख लो एक बार फिर से, अभी ठीक है। हाँ सर उधर से, यस सर, वो जो इफ सॉलिड देन सॉफ्ट उधर से नहीं आया। अच्छा, दे कैन नॉट बियर लोड्स, ये लोड नहीं ले पाते हैं। अगर इनके ऊपर अगर कोयले का पुल बनाओगे तो ये जान जाना ट्रक तुम्हारी गिरी तो गिर जाएगी, कोयले के पुल पे ट्रक रह पाएगी, टूट जाएगा। तो इट इज नहीं, बियर नहीं ले पाएंगे। अब इसमें क्या होता है, दे डू नॉट कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इनमें जितने इलेक्ट्रॉन है मैं वो दिखा रहा हूँ बाउंडेड है। क्या सभी कार्बन में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बताओ? 4 होते हैं, टोटल तो 6 होते हैं ना, बाहर कितने होते हैं? 4 होते हैं। क्या इन चारों से अगर ये मांगेगा कि एक एक दे दो तो ये दे देंगे, लेकिन किस शर्त पे देंगे कि तुम भी तो हमें एक एक दो। तो इसने भी इससे एक एक ले लिया और आगे भी लेगा, अभी तो इसका पूरा सर्कल नहीं हुआ। इसने भी इसका ले लिया, क्या इस वाले ने बोला ठीक है तुम लोग भी एक एक दो हमें, जब मैंने दिया है लिया। अभी फिर ये यहाँ से बना लेगा। अब इसने क्या किया, जब इसने इसका लिया तो क्या ये भी इसका लेगा? इसका ले लिया और इसका भी ले लिया, बोला हम भी बनाएंगे 4। अभी एक इधर और आएगा, वो भी इसको देगा। और ऊपर वाले ने क्या किया, क्या इन सब से एक एक मांगा कि तुम भी हमें एक एक दो। तो ये तो अभी कहीं कोई इलेक्ट्रॉन किसी के पास बच रहा है? जरा फिर से देखो, ये कार्बन है, इसने एक बॉन्ड इससे बनाया, एक बॉन्ड ऊपर वाले से बनाया, एक इससे बनाया, एक इससे बनाया। बताओ एक भी बचा इसके पास? बताओ। इस वाले कार्बन ने भी क्या यही किया? हर कार्बन यही कर रहा है क्या? तो क्या एक ये जायंट नेटवर्क ऑफ मॉलिक्यूल बन गया, चाहे कोयला हो चाहे ग्रेफाइट हो, तो ये बहुत बड़ा नेटवर्क है। और क्या इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन है जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करने के लायक हो? मेरे ख्याल से नहीं। तो इस तरीके से इसमें कोई इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो कंडक्ट क्या करेगा इलेक्ट्रिसिटी? इतनी बात समझ में आ गई? SiO2 बालू भी यही काम करती है। तो SiO2 है, वो भी सब ऑक्सीजन से बॉन्ड कर लेती है। सो इट इज कार्बन, ये डायमंड का स्ट्रक्चर। अगर आपको डायमंड का सही स्ट्रक्चर चाहिए तो आप अपनी बुक के पेज नंबर 61 पे देख सकते हैं, उसमें दिखाया गया है कि हर कार्बन 4 एटम से कैसे बॉन्डेड है। ठीक है, ग्रेफाइट इधर दिखाया गया है, वो सब आगे के चैप्टर में। लेकिन फिर भी यहाँ पर आपको इतनी बात समझ में आ गई कि इनमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो ये है। इसके अलावा और क्या प्रॉपर्टी है? दे आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर। सो दीज आर, ये कैसे होते हैं? इलेक्ट्रो नेगेटिव इन नेचर। इसका मतलब क्या हुआ? सो दीज टेक इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट, देयर ऑक्टेट, और ऑक्टेट कंप्लीट कर देंगे और क्या करेंगे? ठीक है, कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड फॉर्म एनायन, जैसा कि शीजन बताते हैं एनायन कि अगर क्लोरीन है 287 तो क्या ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा? अगर सोडियम देना चाहे तो फिर वो उसका स्वागत करेगा और Cl- बना देगा। तो क्या इसके पास 288 हो जाएंगे? तो आयुष मुझे ये बताओ कि इसके सेंटर में फिर प्रोटॉन कितने रहेंगे और प्रोटॉन कितने रहेंगे क्लोरीन के सेंटर में, और न्यूट्रॉन कितने रहेंगे? बताओ, तुम ही सबसे तेज विद्यार्थी हो, अब तो तुम्हें बताना होगा। हाँ बोलो ना ईशान, हाँ बताओ। हाँ, सर 17 प्रोटॉन रहेंगे और 18 न्यूट्रॉन रहेंगे। 18 न्यूट्रॉन रहेंगे। अब इसमें ये 2 है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हो गए। और इसका एटॉमिक मास 35.5 के होता है।
6 7 8 ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 और 8 हो गए, तो ये बाहर में 8 हो गए, तो 288 क्या इसके पास अब 18 इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ये Cl माइनस है और 17 प्रोटॉन, तो इस पर नेट चार्ज क्या रहेगा? माइनस का एक सर, माइनस वन है, माइनस। वन माइनस है। अब सीजन ने आप लोगों के लिए एक सवाल पूछा है, सीजन कह रहे हैं कि जहां भी क्लोरीन पाया जाएगा तो 17 35 के फॉर्म में पाया जाएगा और 37 के भी फॉर्म में पाया जाएगा। ये देखो कि 17 प्रोटॉन और 18 न्यूट्रॉन जोड़ो 35 आ रहा है। यस सर आ रहा है। अच्छा 17 प्रोटॉन और 20 और अगर 20 न्यूट्रॉन हो तो क्या 37 आ जाएगा? यस सर। 287 और 287 ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। इलेक्ट्रॉन जब 7 न्यूट्रॉन कहाँ से आएंगे? क्या ऐड करो 37 आइसोटोप्स हैं, ये किसके आइसोटोप्स हैं? क्या ये क्लोरीन के आइसोटोप्स हैं? तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? जो आइसोटोप्स आर दो, नंबर में अलग होते हैं पर बाकी सेम हो जाता है। हाँ, तो ये दिखाया गया है कि 17 इनका क्या है एटॉमिक नंबर और इनका 37 है, तो 35 37 यानी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर हुए कि नहीं? यस सर। अच्छा, अब ये कितनी मिलती है? अगर एटमॉस्फेयर में कोई आपको एक सैंपल खरीद के लाए बाजार से, क्लोरीन गैस खरीद के लाए, तो बाजार से जब खरीद के लाओगे तो ये कितना रहेगा और ये कितना रहेगा? तो ये जो है ये 75% रहेगा और ये कितना रहेगा? 25%। बोलो है बात कि नहीं? आइसोटोप्स एक साथ रहते हैं, क्या उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है? क्या उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होने से क्या उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है? जिनका कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो एक ही ग्रुप में आते हैं, एक ही जैसी प्रॉपर्टीज होती, सब एक जैसे हैं। अब ये एक ही सैंपल में मिलेगा, आपको अलग अलग नहीं देगा, पूछेगा नहीं आपसे कि कौन सा क्लोरीन चाहिए, ये या ये, वो पूछेगा क्लोरीन चाहिए और दे देगा, आप देख लेना उसमें 75% ये वाला होगा और ये वाला। सारे आइसोटोप किसी एक एलिमेंट के होते हैं और उनके अलग अलग परसेंटेज किसी एक सैंपल में होते हैं। तो क्लोरीन अगर बाजार से तुम खरीद के लाते हो या अपने स्विमिंग पूल में, तुम्हारे पास अपना निजी स्विमिंग पूल है, उसमें डालने के लिए क्लोरीन लाते हो, तो 75% ये वाला मिलेगा और 25% उसमें कौन सा मिक्सचर रहेगा? और क्या ये दोनों आइसोटोप हुए? 25% मतलब हैं? 25%। 25% का मतलब अगर तुम 1 किलो खरीद के लाए हो तो 250 ग्राम ये वाली रहेगी और 750 ग्राम ये वाली मिलेगी। सर समझ में आई बात? सर हाँ, सर ये तो हमने 9 से पढ़ा था सर, हम इनका फिर एवरेज निकालते फिर 5 आता है सर। समझ एटॉमिक मास। समझ में आ गई ना बात? यस सर आ गया। इसी से ही अब आ जाएगा। तो वही सीजन पूछ रहे थे, तो ये हम बात हो गई। अब हम आगे की बात करते हैं कि ये जो भी है दीज आर इलेक्ट्रोनिगेटिव इन नेचर, और इनके बताओ ऑक्साइड्स कैसे होते हैं? देयर ऑक्साइड्स आर सर एसिडिक इन नेचर विच रिएक्ट्स विद, जो किससे रिएक्ट करते हैं? रिएक्ट्स विद बेसेस। यानी अगर CO2 है तो CO2 इनके जो ऑक्साइड हैं वो सिंपली तो हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये है, जब पानी में मिल जाएंगे तो पहले पानी में मिलाना पड़ेगा तब H2CO3 बनेगा, और फिर जब H2CO3 बनेगा तब इसकी रिएक्शन करा दो किसी बेस से NaOH से, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3 और H2O प्लस CO2 बन जाएगा क्या? क्योंकि ये बन गया, तो ये एक तरीके से एसिड हुआ कि नहीं? कार्बोनिक एसिड, और ये बेस है। अच्छा, अब इसके एक्सेप्शन बताओ। व्हाट आर इट्स एक्सेप्शंस? तो ग्रेफाइट क्या है? क्या एक गुड कंडक्टर है? तो ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड चमकदार भी होता है, और ये ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड। नाउ, 2
अब देखिए हम लोग देखेंगे ये बाजार में इस तरीके के इलेक्ट्रोड मिलते हैं जो बिल्कुल पेंसिल रॉड की तरह हैं। हमारे पास भी ऐसे इलेक्ट्रोड हैं, इनमें थोड़ा शाइनी भी होता है और पेंसिल की लेड है समझो, और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा आप इसे कुछ ना समझो, ये सब पेंसिल की लेड है, थोड़ा बहुत शाइनिंग भी होती है। अच्छा, एक्सेप्शंस क्या है? ग्रेफाइट क्या अच्छा कंडक्टर है? गुड कंडक्टर ऑफ, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बाद में बताया जाएगा। इलेक्ट्रिसिटी सो यूज्ड एज, इसलिए किस लिए यूज होते हैं? इलेक्ट्रोड। अगर मान लो आपने NaCl को पिघला लिया, ये NaCl का मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सही बात कह रहे हो। अगर मान लो NaCl को पिघला लिया और यहाँ पर इसको मैंने यहाँ रख दिया, इस पे सेल लगा दिया, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर बाहर से सेल लगाओगे तो उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलिसिस। लिसिस का मतलब क्या होता है? क्या तोड़ना? ब्रेक। और इलेक्ट्रिसिटी से तोड़ना, तो इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, अब ये देखो, तो ये प्लस है और ये क्या है? माइनस। अच्छा, ये माइनस, ये प्लस है, तो सोडियम कहाँ जाएगा? क्या उधर चला जाएगा? अब क्लोरीन इधर चला जाएगा। तो बताओ, अगर आपको एक प्रैक्टिकल दिया गया है, आपको अभी उस लड़के ने देखा कैसे मेल्ट किया था, तो सोडियम क्लोराइड गैस में रख के क्या मेल्ट कर सकते हो? पहले तो ये बताओ अपने चूल्हे पे घर के। तो जो आपका बर्नर का टेम्परेचर कितना होता है? सीजन भाई, जो आपके बर्नर का जो चूल्हे का टेम्परेचर है, उसका टेम्परेचर तो बताओ। अगर उसमें फ्लेम जला दी जाए तो कितना होता है? पता तो होना चाहिए ना। तो ये सही बता रहे हैं। अभी और कोई होता तो कुछ और आलतू फालतू को बताता। सीजन से इसीलिए हम पूछते हैं, इनका ऑथेंटिकेटेड रहता है। तो सीजन ने जैसे बताया कि इसकी इनकैंडिसेंसी 3000 है, तो अब यहाँ पर इसको नमक को पिघलाया जा सकता है, चम्मच में डाल दो, नमक को डाल देना चम्मच में, पिघल जाएगा आपके इसमें। अच्छा, पिघला के किसी ने दे दिया इसमें, तो अब सीजन से ही हम पूछेंगे कि इसमें कौन सा इलेक्ट्रोड ग्रेफाइट का लोगे और कौन सा प्लेटिनम का। वापस एक बार रिपीट कर, आपकी वॉइस समझाई। भाई आपको ये मैंने बताया कि इसमें हमने पहले पिघलाया, इसमें चम्मच रख के नमक रखी कि नहीं, तो पिघल जाएगी कि नहीं? अब इसके अंदर डाल दिया ऐसे बहुत सारा नमक पिघला हुआ, मोल्टन NaCl, और 2 इलेक्ट्रोड डाल दिए। तो अब मुझे बता दो कि जहां एनायन जा रहा है, एनोड को ग्रेफाइट का लोगे कि कैथोड को? क्योंकि आपसे ये प्रैक्टिकल, वो नेगेटिव होता है सर, कैथोड। ये सही बताया इन्होंने। क्यों ये सीजन ये बात बता रहे हैं आप लोगों को? क्योंकि अब जरा इनकी बात का रीजन देखो, रीजन के साथ हम इनका बताते हैं कि व्हाई इज ही सेइंग सो, जिससे कि आप लोगों को भी पता चल जाए हाँ कि किसको ग्रेफाइट कर लेंगे। नाउ कटिंग सोडियम मेटल विद नाइफ। ये देखो, कुछ मेटल बहुत सॉफ्ट होते हैं, ऐसे कुछ होते हैं कि जैसे ये देखो, ये अब देखो कि सोडियम पहले देख लो होता है ये time, and the sodium has reacted with that to form sodium oxide and sodium hydroxide, which is this white coating. So to use for experiments, I need to basically chunk this up and pack those chunks in oil. थोड़ा अब तोड़ते हैं, Sodium metal that आगे बढ़ जाते हैं। कट रहा है चाकू से, बोलो। और अंदर शाइनी है तो इट हैज लस्टर, कट जाएगा तो लस्टर, चाकू से काट रहे हैं, ये रबड़ की तरह है। ये देखो, तो आपको कभी भी अगर सोडियम 80 चाकू से काट रहे हैं, समझ आई? यहाँ कट किया गया तो इसमें शाइनी है, इसे ये कैरोसिन निकल डुबा रहे हैं काटने के। बिल्कुल देखो, ये यहाँ पर इसमें जो डाल रहे हैं
रिजल्ट इज केप्ट इन ग्लिसरीन, ग्लिसरीन में डाला जा सकता है या कोई भी इसी तरीका से वैक्सी सोल्यूशन होता है तो उसमें डाल सकते हैं। तो ये देखो कितना शाइनी है, चाकू से आसानी से काट सकते हैं। अब हम आते हैं सीजन ने क्यों कहा कि सर जहाँ पर सोडियम कलेक्ट हो उसको कोयले का मत रखना, ग्रेफाइट का, नहीं तो जब हम उसको चाकू से हटाएंगे तो सब काला काला हो जाएगा और टीचर नंबर सब काट लेंगी और मैं जो प्रैक्टिकल एग्जाम में फेल हो जाऊंगा। क्यों बताया सीजन ने, से बताओ सीजन ने क्या सोचा होगा बताते समय कि जहाँ सोडियम ज़्यादा कह रहे हैं उसे प्लेटिनम का लीजिए सर, नहीं तो जब चाकू से छील के सोडियम निकालेंगे टीचर पूछेंगे कहाँ है तुम्हारा सोडियम, तो मैं अगर ग्रेफाइट से निकालूंगा तो क्या छीलने में काला काला ग्रेफाइट भी आ जाएगा? पेंसिल छीलते हो तो काला काला आ जाता है कि नहीं, बोलो। और सीजन ने ये क्यों बताया कि ये ग्रेफाइट का लो जिसपे क्लोरीन के बबल हो, क्योंकि वो जो बबल हैं बबल आसानी से इसके ऊपर आ जाएंगे, फिर उन्हें कलेक्ट किया जा सकता है, थोड़ी देर होल्ड भी रहेंगी। तो इसलिए ये बात कही गई कि क्लोरीन किस पे इकट्ठा होने वाला है, Cl-। चेक करो क्या प्लस पे इकट्ठा होगा, और वो प्लस पे आके क्या अपने सारे इलेक्ट्रॉन दे देगा, 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा, क्योंकि वो प्लस टर्मिनल है। सारे इलेक्ट्रॉन को कहेगा लाओ लाओ अपने इलेक्ट्रॉन लाओ और तुम गैस बन के निकलो यहाँ से, मैं प्लस हूँ और ये निगेटिव है। तो निगेटिव में जब सोडियम जाएगा तो सोडियम कहेगा तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लो 1 इलेक्ट्रॉन हमसे लो, मैं निगेटिव हूँ और खुद मेटल बन के डिपॉजिट हो जाओ। तो इस तरीके से जब भी आप ये रिएक्शन करें तो भगवान के लिए ग्रेफाइट उसका वो लें जिस पे क्लोरीन आने वाली, जिस पे Cl- आने वाला, जिस पे एनायन आने वाला, यानी जो एनोड हो। तो इसीलिए सीजन ने बताया कि एनोड सदैव ग्रेफाइट का लेते हैं और कैथोड किसका लेते हैं, बोलो प्लेटिनम, क्योंकि उस पर क्या डिपॉजिट होने वाला है और उसे क्या चाकू से छील के अलग करोगे क्या, बताइए। तो ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी सो दे आर यूज्ड। दूसरी बात क्या है, इनके लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन डायमंड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 5000 केल्विन है। सो डायमंड का कैसा मेल्टिंग पॉइंट है बताइए, डायमंड हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट जो कि 5000 केल्विन है और साथ में हार्डेस्ट सब्सटेंस भी है, एंड हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस इन नेचर मेटल में टाइटेनियम सब्सटेंस। डायमंड से यहाँ तक कि कई चीज़ें काटी जाती हैं, तो डायमंड हार्डेस्ट है, ग्लास कटर है डायमंड, एब्रेसिव की तरह यूज़ किया जाता है, कहीं पर कोई चीज़ घिसनी है तो ये चीज़ है। तो बाकी एलॉयस से काम करते हैं, कई चीज़ों बेरिलियम से मिला के बुलेट प्रूफ जैकेट बना लेते हैं, बेरिलियम और मैग्नीशियम एलॉय से। अच्छा डायमंड की हो गई, एंड जो ग्रेफाइट है वो भी कम नहीं है, सब सुपीरियर है, 4770 केल्विन। जो पेंसिल से लिखते आए हो बचपन से, पहली क्लास से तुम्हें ग्रेफाइट पकड़ा दिया जाता है, सो ये ग्रेफाइट है, सो दैट इज ग्रेफाइट। चलो पीटी क्या लिखा था आपने उधर, क्या उस साइड में लिखा था ना कैथोड के ऊपर, प्लेटिनम का लिया है। प्लेटिनम हाईली इनर्ट है, प्लेटिनम का क्यों इलेक्ट्रोड लिया बताओ, क्योंकि इस इलेक्ट्रोलिसिस में वो इन्वॉल्व नहीं होगा, कोई आप इसके ऊपर आ जाए तो आ जाए, फिर छील के निकाल लो प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड, प्लेटिनम का बचा रह गया। बोलो ठीक बात है कि नहीं। प्लेटिनम या गोल्ड इसीलिए लिया जाता है, गोल्ड महंगा होता है, प्लेटिनम भी महंगा होता है। खैर हार्डेस्ट नोन सब्सटेंस, एंड ग्रेफाइट भी क्या है, एज हाई मेल्टिंग पॉइंट। और बताओ क्या इसके अलावा आयोडीन हैज लस्टर, अभी दिखाया था कि नहीं। तो ये सब इसके एक्सेप्शन हो गए मेटल एंड नॉन मेटल के, जो भी हम लोगों ने देखे कि ये है। कभी कभी ऐसा पूछ लिया जाता है कि विच इज द केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल का तो अंतर लिख लेते हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर नहीं बता पाते हो। सो केमिकल प्रॉपर्टीज का डिफरेंस मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल के क्लोराइड आयनिक कंपाउंड है, क्लोराइड्स ऑफ मेटल
आयनिक है, लश्चर तो है ही है, वो लश्चर उसकी वजह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से, इसलिए नहीं लिखते हैं उसको। मेटल आर आयनिक, क्लोराइड्स एग्जाम्पल क्या है बताओ? क्या NaCl है? क्या KCl है? क्या ये सभी आयनिक हैं? इलेक्ट्रॉन ले दे के बने हैं। और इसके कैसे होते हैं क्लोराइड्स? क्लोराइड्स ऑफ नॉन मेटल आर कोवेलेंट इन नेचर। सिर्फ केमिकल प्रॉपर्टी लिखनी है। HCl कैसा है? क्या मॉलिक्यूलर है? समझ में आ गई बात? अब देखो CCl4 ये भी मॉलिक्यूलर है, तो नॉन मेटल के क्लोराइड्स हैं। दूसरी चीज, दीज आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दीज आर इलेक्ट्रो कार्बन टेट्राक्लोराइड, ये भी लिक्विड है। सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी में मिक्स किए जाते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। और ये क्या होगा? दीज आर इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो गया और एक क्या हो गया? इलेक्ट्रोनिगेटिव। तो ये भी एक इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है कि कौन सा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और कौन सा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। नाउ आगे देखें कि जो सबसे पहले आपका इनकाउंटर हुआ कार्बन टेट्राक्लोराइड से, तो आप लोगों को ये बात 9th में बता दी गई कि कार्बन टेट्राक्लोराइड एक गुड सॉल्वेंट है जिसमें तेल हो, कुछ भी हो, सब कुछ मिल जाती है। यानी कोई भी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इस चीज इसमें डिसॉल्व हो जाएगी। तो ये कार्बन टेट्राक्लोराइड है। वहीं आपने सबसे पहले सीखा था, बोलो। अब देखिए कि ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। दे फॉर्म, ये क्या करते हैं? देयर ऑक्साइड्स आर कैसे होते हैं? बेसिक, एंड देयर ऑक्साइड्स आर बताएं एसिडिक। तो ये इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज है। समझ में आ गई बात कि मेटल और नॉन मेटल की क्या प्रॉपर्टीज हैं। बाकी तो आप जानते हो, एक लॉन्ग लिस्ट है, उससे आप पता लगा सकते हो कि फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या अंतर है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। एल्कली मेटल में लिथियम भी सॉफ्ट है, इनके एक्सेप्शंस भी दिखाए गए हैं। तो गैलियम, सीजियम, ये सारी चीज़ें आपके में लिखी गई हैं। लिथियम, सोडियम सब सॉफ्ट होते हैं। इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज 40। पहली चीज, गिव एन एग्जांपल ऑफ मेटल विच इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। कौन सा ऐसा मेटल है जो लिक्विड है? Hg, मरकरी लिखना पड़ेगा फिर भी, मरकरी। Hg, ये बहुत अच्छा इन्होंने पूछा। बोले हेराज्रियम किसका नेटिव नेम है? देखो बच्चे, क्वेश्चन भी ऐसे नहीं है कि सिंपली पूछें। हेराज्रियम बोला कि इसका अगर जैसे नेट्रियम है, उन्होंने पूछा नेट्रियम सोडियम को क्यों कहते हैं, इसका लैटिन नाम नेट्रियम क्यों है। बच्चे एटिमोलॉजी पूछते हैं कि सोडियम को नेट्रियम क्यों कहा जा रहा है। ये किसका अच्छा क्वेश्चन था, बताओ किसका था? बहुत ही अच्छा। सो इट इज Hg क्या है? लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। के का क्या नाम है, नेटिव नेम? क्या केलियम? केलियम। सोने का क्या है? Au का। लोगों को पता है। तो अब यहाँ देखें, इट इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर। अच्छा, अब देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है? कैन बी इजिली कट विद नाइफ। ऐसा कोई आपके ख्याल में? हमें तो नहीं है। ठीक है, सोडियम पोटेशियम, दैट इज सोडियम एंड पोटाशियम। थर्ड बताओ, इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। ये सही है, सिल्वर बेस्ट है तो सिल्वर बोल दो, बेस्ट की बात कही गई, वो सेकंड बेस्ट है। और पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, लेड ही ठीक है, लेड है। लेड को सीसा भी कहते हैं। कुछ लोग सीसा देखा था कैसे गैस पे पिघल जाता है,
उसको लोग बच्चों की आंख में डाल के उनको अंधा करते हैं और भीख मंगवाते हैं, ऐसे भी लोग हमारी सोसाइटी में। सो एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ मेलिएबल एंड डक्टाइल। ठीक है, मेलिएबल का मतलब क्या होता है? सर जिसे हम बीट करके मतलब शीट्स में बनाते हैं। हाँ, विच कैन बी बीटन इनटू शीट्स। कौन सबसे ज्यादा मेलिएबल है? सर सिल्वर और गोल्ड की 1 किलोमीटर की होती है। हाँ, 1 किलोमीटर स्क्वायर, यानी अगर एक मोती है तो उसको पूरे बैडमिंटन कोर्ट में फैला सकते हो। और डक्टाइल का मतलब विच कैन बी ड्रॉन, उसको सिर्फ एक तरफ से हल्का मेल्ट करके खींचते चले जाओ, पूरे को मेल्ट ना कर देना, एक तरफ से मेल्टिंग होती है। तो इस तरीके से हमने देख लिया कि इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी। सबसे बेस्ट कौन सी? डक्टाइल में सिल्वर के तार बहुत अच्छे हैं, गोल्ड, इनमें प्लेटिनम, ये सभी हैं, कोई इसमें डक्टिलिटी का वो नहीं है, सब डक्टाइल है। अच्छा, केमिकल प्रॉपर्टीज तो हमने देख ली है, लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत कुछ और जानना है, तो इसको हम अब नेक्स्ट क्लास यानी कल की क्लास में जानेंगे कि क्या होता है, एनोडाइजिंग क्या होता है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो गैल्वेनाइजेशन के अलावा और भी चीज़ें हैं, वो कल देखेंगे। आज हाँ बोलो। सर इस बार जब टेस्ट लोगे तो एसिड बेसिस सॉल्ट के एक्सरसाइज क्वेश्चन आएंगे? इस बार आपकी क्लास ही होगी, टेस्ट नहीं होगा। होगा टेस्ट तो मैथ का होगा, साइंस। संडे को लाइट कट जाती है सर, हमारा एयरफोर्स में हर संडे को कटता है लाइट। तो भी नहीं पाते सर। बता देंगे हम क्या करना। ओके सर, थैंक यू।